की कैसा लगा इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों को? लड़की तुम तो उसकी नवंबर बैच की हो ना? जनवरी बैच की हो, ओके। इकोनॉमिक्स की क्लास हुई, ठीक है, और इंशाल्लाह बाकी सारी क्लासेस भी होती रहेंगी। खैर, तो मुझे बताओ कि बेटा आज हमारी PRC 2 की फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में कुछ बातें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है, जो हमें टीचर है हमारा, वो क्या करता है, ठीक है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना, कितने टाइम से वो सिलेबस पढ़ा रहा है, कितने टाइम से पढ़ा रहा है, या कितने बच्चों को वो पढ़ा चुका है अब तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें। फिर दूसरी बात ये आती है कि वो हमें किस तरीके से लेके चलेगा, हमें क्या क्या चीज़ें करवाएगा कि हमारा पेपर पास हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये अफवाह होती है कि भाई CA बड़ा मुश्किल होता है और पेपर बहुत रुकते हैं बच्चों के, ICAP जानबूझ के पेपर रुकता है, ठीक है। मैंने ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था कि ICAP जानबूझ के पेपर किसी का भी नहीं रुकता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। सो आओ देखते हैं बेटा कि हम PRC 2 अपने पास किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम तो आप लोगों को नहीं पता होगा, खैर। सो माय नेम इज अरसलान सिद्दीकी, ठीक है ना। और अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो छोटी मोटी क्वालिफ़िकेशन मैंने हासिल करी, जिसमें सबसे पहले एक IMCA फाइनलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा आई हैव कंप्लीटेड माय MBA डिग्री इन फाइनेंस, ओके। एंड थर्ड पे आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2016, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं ना इंटरमीडिएट के बाद CA के अंदर आते हैं, जैसे जैसे आप लोग इंटरमीडिएट के बाद CA में आते हैं, तो मैं इंटरमीडिएट करके CA में नहीं आया था, मैंने अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, देन आई हैव ज्वाइन CA। फोर्थ के ऊपर आई हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेशन इन IFRS। किसी को पता IFRS क्या होते हैं? नहीं पता। देखो अकाउंटिंग होती है ना, अब किसी बच्चे को ये भी नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब, ठीक है, कितना पैसा आया, कितना देना है, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचा, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सो अकाउंटिंग कुछ रूल्स के हिसाब से होती है, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है IASB, जो कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाता है, बोलता है इस हिसाब से आपने अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, ताकि सारे के सारे लोग जितने फाइनेंशियल सेक्टर के हों सब उस अकाउंटिंग को फॉलो करें, तो सब जगह एक ही काम हो रहा होगा, ठीक है ना। सो उन अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे एक होता है IS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है जिसको बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसकी भी सर्टिफिकेशन मैं होल्ड करता हूँ। इसके अलावा सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस एज वेल मेरे पास है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन इन टैक्सेशन में होल्ड करता हूँ, ठीक है। बस ये, इसके अलावा मैंने और कोई सी तालीम हासिल नहीं करी, बस इतनी करी है मैंने, ठीक है ना। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ डिग्रीज हैं जो कि मैंने आपके सामने मेंशन करी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि ये भी आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो वो सब्जेक्ट बेटा जो कि आप मुझसे पढ़ोगे, एक PRC 1, ठीक है। PRC 1 क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, ठीक है ना। और एक है हमारे पास PRC 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको बोलो आप अपने पास, ठीक है। आई एम टीचिंग दीज सब्जेक्ट सिंस 2020, 2020 से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आई हैव टॉट more than 7,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, ठीक है। फिलहाल हमारे पास करंट बैच के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि
हमारे पास दुबई से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो दुबई के अंदर ही रहते हैं। जो नवंबर बैच है हमारे पास, उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि दुबई बेस्ड हैं, वो यहाँ है ही नहीं बच्चे, ठीक है ना। सो इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे 7,000 के करीब मुझसे अब तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट, एक आपने सुना होगा ये CSS, नाम सुना है? क्या है CSS? नाम सुना है हमने, हमें क्या पता CSS क्या होता है? नहीं, CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। और ये क्या होता है? एक ये टेस्ट का नाम है जो कि कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करती है फॉर द पोस्ट ऑफ 17 ग्रेड। मतलब जो भी बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा उसकी डायरेक्ट 17 ग्रेड की जॉब लगेगी, ठीक है। सो इसके अंदर आई हैव taught 2 papers, that is journal science and ability, ठीक है, एंड द सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, वो बच्चे हाजिरी लगाओ जिन्होंने बीकॉम किया है। कोई है जिन्होंने बीकॉम किया है? नहीं किया है बीकॉम? नहीं, तुम हाथ उड़ाई थी ऐसे करके। ओके, सो अगर किसी ने बीकॉम किया हो तो बीकॉम के अंदर मैं पढ़ाता हूँ ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो अब इंटरमीडिएट के ऊपर आते हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है? सबने किया है। इंटर इंजीनियरिंग किसने किया है? इंजीनियरिंग कोई भी नहीं किया? चलो खैर, इंटर इंजीनियरिंग को मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, सही है ना। इंटर कॉमर्स किसने किया है? इंटर कॉमर्स के अंदर मैं अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। और इंटर मेडिकल किसने किया है? मेडिकल वालों को मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पता है? ये क्या लिखा है मैंने? कुछ नहीं पढ़ाता भाई, मेडिकल में मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या बताऊँ कि ये मिडक का ऑपरेशन ऐसे करना है, इसका मुंडी ऐसे अलग करनी है, पाँव ऐसे अलग करना है। एनीवेज, कोई ए लेवल्स वाला बच्चा है या नहीं है? हाँ भाई, ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाला तो सुन सन्नाटा है, जैसे मूवी देख रहे हैं वो लोग आराम से। हाँ भाई, शिजा, बतूल, खाबर और बाकी सब लोग भी भाई। ओके, सो ए लेवल्स के अंदर मैं 2 पे पढ़ाता हूँ, S1, S2 एंड P1, ठीक है, यानी कि स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 और मैथ्स का पेपर 1। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। इसके हवाले से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। क्या? देखो एक बात याद रखें, सीए के अंदर आप देखो, क्योंकि मैं पूरा सीए तो नहीं पढ़ाता ना अकेले, पहले इस बात को समझे कि बात ये तब हो कि जब मैं पूरे सीए के सारे 18 के 18 सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो फिर बात समझ में आती है कि सर आपने इतने बच्चे पढ़ाए, कितने क्वालिफाई हुए, क्योंकि आप ही पढ़ा रहे हो सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। हाँ, अगर इन 7,000 के अंदर से मैं बात करूँ कि कितने क्वालिफाई हो गए, ठीक है, सो क्वालिफाई होने वालों की तादाद कोई होगी 50+, मतलब 50+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा, फाइनलिस्ट कितने हैं? कोई मोर देन 40% इसके अंदर जो है वो फाइनलिस्ट होंगे जो कि CFAB में अटके हुए हैं, ठीक है। और मोस्टली बच्चे जो है वो कैफ के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ होंगे 5%, 10% बच्चे जो कि जो है वो BBA BCom की तरफ चले गए होंगे, CA उन्होंने छोड़ दिया होगा, क्योंकि वही मैं अभी कुछ फेलियर्स के रीजंस लिखूंगा आप लोग के सामने, वो उसमें हरकतें करते होंगे तो वो पास नहीं होंगे, वो फेल ही होंगे, तो अल्टीमेटली वो चले जाएंगे फील्ड छोड़ के, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल? पता नहीं, आइए बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ ये बताऊंगा। और कोई सवाल किसी का? नहीं, चलो ओके। अब सब बात ये आती है
बात ये आती है कि अगर हम अपने सिलेबस को देखें, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को PRC 1 भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, और मैं आप लोगों को PRC 2 भी पढ़ाऊंगा, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। पहले इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स बोलते थे, जब भी आप लोगों ने अगर डेमो अपनी क्लासेस का पोस्ट देखा होगा तो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स लिखा हुआ था, ठीक है ना। सो ये 2 पेपर में पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आई एम होल्डिंग द पोजीशन एज द डायरेक्टर ऑफ STD सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 पोजीशंस मैं इस इंस्टीट्यूट्स में होल्ड करता हूँ। अब बात करते हैं सर हम आपसे क्यों पढ़ें, इस बात के ऊपर मैं सवाल लिखता हूँ कि वाई डू वी स्टडी PRC 1 एंड PRC 2 बाय AR, कि हम आपसे क्यों पढ़ें भाई ये वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। कहीं और से भी तो पढ़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा है, कहीं और से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैं करवाता हूं और बाकी जगहों के ऊपर नहीं होता, और मैं ये चाहता हूं कि हो, ठीक है ना। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा मेरी क्लास में आया हुआ है एंड सिर्फ उसको इतना पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है, जिस तरह से मैंने ओरिएंटेशन में भी, ओरिएंटेशन में थे ना आप लोग सब लोग, तो मैंने कहा बस उसको इतना पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है, तो मेरे लिए इनफ है। वो मेडिकल वाले को बच्चे को ये पता है ना, बस खत्म हो गई बात, ये बच्चा मेरे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे की करता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है, एक बात को याद रखना बेटा, जब बच्चा छोटा होता है ना तो फिर वो फैन को देखता है, पंखे को, और अपने फादर से पूछता है ये क्या है, या अपने मदर पूछता है ये क्या है, तो उसको पेरेंट्स बताते हैं बेटा ये फ़ैन है, समझ में आया था उसकी। फिर वो फ़ैन को दोबारा देख के पूछता है कि ये फ़ैन क्यों है, फिर उसको पेरेंट्स बताते हैं बेटा ये हवा देता है, गर्मी लगती है तो आप इसको ऑन करें तो आपको नॉर्मल मौसम कर देगा, ठीक है ना। इसलिए ये तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या चीज़ है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए जब हम CA के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी जो मैं मॉडल आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहले 2 सवाल करेंगे कि मॉडल क्या है, ठीक है, और मॉडल यूज कैसे होता है, किस लिए यूज करते हैं हम लोग। भाई हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई रिग्रेशन का मेथड हमने पढ़ा, कोई फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की हमने कोई चीज़ पढ़ी, तो जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में बाहर यूज़ कहाँ हो रहा है, सबसे पहले तो ये बात आती है, ठीक है। और अगर वो बाहर डेली लाइफ में यूज़ भी हो रहा है तो मैं CA के अंदर ही उस चीज़ को क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपने पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे कहाँ से बेटा, डे 1 से। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी जो होती है ना वो बेसिक एग्जाम्पल से शुरू होती है। जैसे रिग्रेशन की तो एक बड़ी एग्जाम्पल है, मैं डायरेक्ट वो चीज़ बताऊंगा समझ में नहीं आएगी, तो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को एक्यूमुलेट करते करते 2 पॉइंट्स बढ़ा दिए, फिर 2 पॉइंट्स बढ़ा दिए, तो चौथी 5वीं एग्जाम्पल में क्या होगा कि आप एक्चुअल रिग्रेशन की डेफिनेशन के ऊपर आ जाओगे। आ रही बात समझ में। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते करते एक बड़े समंदर की तरफ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगा फ्रॉम माय ओन हैंडआउट्स। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने 1 पैसे रुपए की भी किताब मार्केट से नहीं खरीदनी कि भाई ये राइटर है, ये बुक है, जाओ जाके परचेज करके लेके आओ। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं 20-25 हज़ार रुपए की किताबें तो बच्चे को ऐसी ही परचेज करवा देते हैं फजूल में, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो बेटा याद रखना, सबसे पहले क्या किया हमने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया। सिनेरियो बच्चे को समझ में आ गया कि भाई क्या कंडीशन होगी, क्या क्या सिनेरियो होगा, किन वजूहात के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर मैं ये चीज़ अप्लाई करूंगा, ठीक हो गया। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे, सही है ना भाई। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है।
भाई क्लास में जो सवाल करवाए वो तो मैंने सॉल्व करवाया ना, आप लोगों ने खुद तो कुछ नहीं किया ना, आप लोगों ने सिर्फ एब्जॉर्ब किया कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल किस तरीके से आता है, सवाल को सॉल्व करने का मेथड क्या है, सॉल्व किस तरीके से होता है, ठीक है ना। आपने बजाय खुद तो सॉल्व नहीं किया। अब मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए हैंड आउट, असाइनमेंट दूंगा कि भाई अब पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया, पूरा चैप्टर तुम्हें पता है क्या होता है कैसे नहीं होता, कौन सा सवाल किस तरीके से होता है, आईकेप कैसे सवाल पूछता है। अब ये लो असाइनमेंट, घर जाओ और घर जाके प्रैक्टिस करो। इसमें 100 सवाल भी हो सकते हैं, 150 सवाल भी हो सकते हैं। अगर 100 सवाल हुए तो 10 दिन का टाइम है, रोजाना 10-10 सवाल कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर 150 सवाल है तब भी 10 दिन का टाइम है, रोजाना 15-15 सवाल कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। 15 सवाल का मतलब 15 MCQs, ये नहीं बोला 15 सवाल क्या हो गए, एक एक पेज का सवाल होगा, नहीं भाई वो MCQs होंगे, ठीक है ना। तो बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गई, हैंडआउट से प्रैक्टिस भी कर ली, असाइनमेंट भी हो गया। असाइनमेंट के बाद वी विल डू क्विजेस, और क्विजेस में मैंने आपको बताया था कि आई विल टेक एट लीस्ट 3 क्विजेस। एक बेसिक लेवल क्विज लूंगा ताकि तुम्हारी बेसिक नॉलेज टेस्ट हो सके कि यार ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके मॉडरेट लेवल क्विज होगा जो कि आईकेप के एग्जाम के लेवल क्विज होगा, ठीक है। और फिर एक हार्ड लेवल क्विज होगा जो कि एग्जाम से थोड़ा सा अबव लेवल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, क्विजेस के बाद क्या होगा, देखो बेटा, जब आपने हैंडआउट की प्रैक्टिस करी ना और जब असाइनमेंट के ऊपर आए तो असाइनमेंट में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको तंग करेंगे, वो जानबूझ के दिए कि बच्चा इसके ऊपर थोड़ा दिमाग खुद भी तो लगाए ना यार। मैं रटा रटाया चीज दे दूंगा तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअली उसको ट्रिकी बना दूंगा ताकि बच्चा जब यहाँ फंसेगा बोलेगा सर मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर मैं बताऊंगा बेटा इसके अंदर देखो ये लॉजिक है, इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस इन असाइनमेंट डिस्कशन, इसके ऊपर लिख लो असाइनमेंट एंड डिस्कशन। हम क्लास के अंदर डिस्कशन भी करेंगे असाइनमेंट की, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्विज जब बच्चा देगा कि यार मैंने देखो कॉन्सेप्ट भी ले लिया, असाइनमेंट भी 150 सवाल सॉल्व करें, असाइनमेंट की डिस्कशन भी मैंने करी है, मैं अब क्विज दूंगा, फुल तैयार हो चुका हूँ। अब जब क्विज देगा तो क्विज के अंदर फिर कोई ना कोई इशू आएगा कि भाई फिर 2 सवाल सॉल्व नहीं हो रहे 10 में से, है ना। तो फिर जानबूझ के दिए वो 2 सवाल भी इसीलिए ताकि बच्चा फिर पैनिक क्रिएट हो और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं उससे पहले क्विज डिस्कशन के अंदर, ठीक है, कि भाई बेटा ये सवाल सॉल्व नहीं हुए थे, देखो अब इस सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये लॉजिक अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस सवाल इसमें भी समझ नहीं आ रहा कि यार हमने असाइनमेंट डिस्कशन भी कर ली, क्विज डिस्कशन भी कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं उसको मसला हो रहा है, सवाल पहचानने में मसला हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करने में मसला हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको मसला हो रहा है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको सेपरेट डिस्कशन टाइम भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो सेपरेट डिस्कशन टाइम तो वो बच्चा ले सकता है ना जो कि फिजिकल आ रहा है, वो बच्चा जो कि इंटीरियर सिंध के अंदर है या पंजाब में है या लाहौर में या इस्लामाबाद में KPK में कहीं से ही पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, तो कोई मसला नहीं है, वो एक काम करेगा अपने पास, बताओ क्या, व्हाट्सएप, वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा सर। अच्छा, व्हाट्सएप करने का एक तरीका है, मैं हर बैच में बताता हूँ, आप लोगों को ही बता रहा हूँ। व्हाट्सएप करने में ऐसे नहीं है कि एक पहले बच्चा सलाम लिख के मैं उसको एक दिन बाद उसको रिप्लाई करूँ वालेकुम सलाम का, फिर वो पूछे क्या हाल है, फिर वो क्यूरी बताए कि सर ये मसला हो रहा है। ज़रूरत नहीं है, सलाम दुआ आप एक ही साथ कर लें, आप एक सवाल की पिक्चर भेजें जिस सवाल में आपको मसला हो रहा है और साथ साथ वॉइस नोट भेजें, उसी में सलाम दुआ सब कर लें जो करना है, ठीक है। और पूछ लें भाई यार ये सर ये मसला हो रहा है सवाल के अंदर, ठीक है ना। जब उसका रिप्लाई आ जाए फिर दूसरा सवाल भेजे। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि एक दफ़ा मुझे एक बच्चे ने 10 सवाल भेजे। कितने सवाल भेजे, सर मुझे इन सारे सवालों में मसला हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई मसला नहीं, मैंने एक एक करके 2-2 मिनट के वॉइस नोट, एक सवाल के ऊपर 2 मिनट का वॉइस नोट, एक सवाल पे 2 मिनट का वॉइस नोट, अब मैं लगा रहा हूँ टाइम, भाई 10 सवाल लगाऊंगा तो 20-25 मिनट लग जाएंगे ना रिकॉर्ड होने के अंदर वॉइस नोट। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है सर क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा एक्सप्लेन कर दें मुझे, ठीक है ना। तो वो वर्थ इट है या नहीं है, नहीं है। तो उस कंडीशन ये है, फिर सिनेरियो ये होना चाहिए कि बेटा आप एक सवाल पूछ लो, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा वही एक्सप्लेन हो जाएगा ना, बच्चा कॉन्सेप्ट में मिस नहीं करेगा, ठीक है ना।
फिर दूसरा सवाल पूछ लो जब एक चीज़ का क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। फिजिकल तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, फिजिकल तो आप 50 चीज़ें पूछ लें, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ख़त्म सिलेबस, नहीं रिवीजन कौन करेगा, ठीक है। रिवीजन सेशंस रखेंगे इंशाल्लाह, और रिवीजन सेशंस के साथ साथ ही हम लोग रखेंगे ग्रैंड क्विजेस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विजेस एंड द ग्रैंड क्विजेस? देखो जब क्विजेस हुए थे तो एक चैप्टर पढ़ा था, समझा था, क्विज हो गया था, ठीक है ना। रिवीजन सेशन में क्या होगा, दो दो तीन तीन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उनका कंबाइन क्विज लेंगे। पेपर तो कंबाइन ही आएगा ना, कभी कोई सवाल आएगा, कभी कोई सवाल आएगा, कभी कोई सवाल आएगा, उस एक्सटेंड तक प्रिपेयर होना है हमने। तो हम क्या करेंगे, तीन तीन चैप्टर पढ़कर रिवाइज कर और फिर उसी का क्या करेंगे बेटा, क्विज, वो ग्रैंड क्विजेस भी ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से आ रही चीज़ें, ठीक है। फिर क्या करें? अच्छा सर ये रिवीजन सेशन कितने घंटे चलेगा? 15 आवर्स। अरे भाई वो MCQs कोई 300 के करीब कंपाइल्ड हुए हैं, वो हम इन 15 आवर्स के अंदर स्पेसिफिकली वही सॉल्व करेंगे, ताकि पूरा सिलेबस भी हमारा रिवाइज हो जाएगा, प्लस हमें पेपर के अंदर भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पेपर में ऑलमोस्ट कोई 15, 18, 20 के करीब आ जाएंगे पर बच्चा। तो अगर 2 मार्क का एक MCQs है और 20 आए तो कितने बने? मतलब 100 मार्क के पेपर में 40 मार्क तो वही हो गए ना जो कि क्लास के थे। मतलब आपने वहां पे उसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट टेक द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट, ये इसका करेक्ट, ये इसका करेक्ट, उनको पता है ना भाई यही आंसर है यार, खत्म हो गई बात। तो 40 नंबर तो मुफ्त के मिल गए, बाकी बचे 60 नंबर, उसके हम सॉल्व कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि 15 आवर्स के अंदर फिर हम पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से रिवाइज करेंगे और वही इंपॉर्टेंट MCQs हम इसमें टोटल सॉल्व करेंगे। एंड में क्या होगा, मॉक एंड डिस्कशन। जब पूरा हम तैयार हो जाएंगे, फुली प्रिपेयर्ड होगा भाई, सारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा हर चीज कर ली हमने, कुछ नहीं छोड़ा, तो अब क्या करेंगे, हम मॉक लेंगे ताकि पेपर का अंदाजा हो कि पेपर किस एक्सटेंड के ऊपर आता है और हाउ वी मैनेज टाइम एज वेल, ठीक है। मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा एक MCQ सॉल्व करने में क्लास में ले रहा है 5 मिनट, अगर पेपर में भी वो 5 मिनट लेगा तो गया भाई। पेपर में तो टाइम लेट से 3 मिनट का है, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल 3 मिनट का है, अगर वो 5 मिनट लेगा तो फिर पेपर उसका इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है ना। सो इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट को, सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट अच्छा कौन सिखाएगा हमें, क्विजेस सिखाएंगे, ठीक है, असाइनमेंट सिखाएंगे हमें टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और बात, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये हम किस एक्सटेंड तक करेंगे? सवाल लिखता हूं, टू विच एक्सटेंड। ये प्रैक्टिस हम कहां तक की करेंगे? सो देखो एक बच्चों एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि ICAP मैंने ना कुछ डिफिकल्टी लेवल्स बनाए हुए हैं, मैंने कुछ डिफिकल्टी लेवल्स बनाए हुए हैं, और उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ICAP का जो एग्ज़ाम है ना, वो लेवल 4 तक आता है। कहाँ तक आता है? डिफिकल्टी लेवल 4 तक का ICAP में सवाल आता है। अब बात ये कि हम जो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वो कहाँ तक की करेंगे, ये बताओ भाई। सर 4 पे सवाल आ रहा है पेपर में, तो 4 तक की कर लें, ज़्यादा लंबी नहीं करें, इधर नहीं बनाया मैं, है ना। अच्छा मैं खुद ही जोक मारता हूँ, फिर खुद ही हंसता हूँ, तुम लोग तो हंसते नहीं हो, है ना। नहीं सर पहली क्लास है, अभी आप देखें 1 हफ्ते बाद हंसने की आवाज़ है, एडमिन तक जाएंगी जी। कहाँ तक की प्रैक्टिस करें फिर?
हाँ भाई, तो डिफिकल्टी लेवल 4 तक के सवाल आ रहा है, 5, 6 मैक्स। अच्छा, पहले तो मैं प्रैक्टिस 9 और 10 तक की करवाता था, ठीक है, लेकिन चूंकि उस 9 और 10 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाया करता था, तो फिर वी विल डू प्रैक्टिस टिल डिफिकल्टी लेवल 8, ठीक है ना। सर 8 तक कराने का रीज़न क्या है? पागल हैं आप हैं? क्यों करा रहे हैं 8 तक की प्रैक्टिस? भाई इसीलिए करा रहा हूं कि जब डिफिकल्टी लेवल 8 तक की प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे ना, और जब पेपर में जाओगे तो एक तो वो 40 नंबर तो वो साइड हो गए ना, बाकी 60 की मेहनत करनी थी ना। तो जब 60 में हम डिफिकल्टी लेवल 8 तक प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब डिफिकल्टी लेवल 4 तक का सवाल आएगा तो हम बोलेंगे ये तो बच्चों वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है, तो है क्लास में तो हमने बहुत हार्ड सवाल सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं था सवाल पेपर के अंदर। तो इसी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट, मेरा पढ़ने वाला बच्चा, वो अपना 2 घंटे का पेपर को 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के अंदर वाइंड अप कर लेगा, प्लस 15-20 मिनट के करीब बचेंगे, उसके बाद वो अपना पेपर को रिव्यू भी कर लेगा वो, ठीक है ना। बहुत से बच्चे 1.5 घंटे के अंदर पेपर फिनिश कर देते हैं क्यूएम का, ठीक हो गया भाई। तो इसी वजह से आप जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे डिफिकल्टी लेवल 8 तक की। जब पेपर में जाओगे तो एक पीस ऑफ केक लगेगा आपको। आ रही मेरी बात समझ में? सर इतना सब करने के बाद पासिंग रेशो क्या बना आपका? हाँ भाई, इतना आपने बच्चों को कराया, कितना बच्चा पास हुआ? चलो आओ देखो, एज पर आईकैप के स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो आईकैप के लिहाज से जो क्यूएम का पासिंग रेशो है वो इन बिटवीन 45 to 48%, 50%, मतलब 100 बच्चे पेपर देंगे, 40, 45, 50 बच्चे करीब पास होंगे। नाउ सर अगर मैं अपना पासिंग रेशो इससे कंपेयर करूं, सो मैं लिखता हूं कि कितने परसेंट? नहीं, मैंने उससे 98% से पहले भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम भी जो रिजल्ट आया वो 98% रिजल्ट आया, मतलब 100 बच्चे पढ़ाए तो 98 पास हो गए, ठीक है। एक आध दो बच्चे फेल होने ही हैं जो ज़बरदस्ती सीए के अंदर आ गए दूसरे का सुनकर, ठीक है ना। सो कहने का मकसद क्या है कि बेटा ये रिजल्ट किस तरीके से आया, फिर ये रिजल्ट इसी तरीके से आया क्योंकि इतनी मेहनत करी उसके बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट अचीव नहीं हो गया। कोई भी बंदा डायरेक्टली जो है ना, वो मिसाल के तौर के ऊपर इसकी मिसाल ऐसे लो, कोई बंदा अगर चाहे कि भाई मैं डायरेक्ट कमांडो बन जाऊं आर्मी के अंदर, तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसके बाद ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें, कोई 8-10 साल लगाएगा तब जाके वो कमांडो बनेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा? रिजल्ट डायरेक्ट नहीं आता बेटा इतना बड़ा। कैसे आता कि उसके पीछे हमारे इतनी सारी मेहनत लगी हुई होती है, जिसमें आपकी ही मेहनत है, साथ साथ हमारी ही मेहनत है, ठीक है। तो ये काम इंशाल्लाह करेंगे तो 100% आपका पेपर पास होगा, ठीक है। मैं एक बच्चे को गारंटी देता हूँ, पता है क्या? मैं एक बच्चे को गारंटी ये देता हूँ, भाई जो काम मैं बोलूँ ना वो कर लो, ठीक है। लिख के देता हूँ, लिख कर, आपका पेपर फेल नहीं होगा, गारंटी के साथ पेपर पास होगा। हाँ, उसमें से कुछ लेफ्ट राइट करोगे तो फिर खुद ही समझदार हो कि पेपर पास होगा फिर फेल होगा, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पर मैंने 100 सवाल दिए, बच्चे ने करे ही 20, बच्चे ने 20 सवाल करे। अब बताओ पेपर में मसला होगा नहीं होगा? बोलो खुद बताओ। होगा। क्विज़ेस रखे, दिए ही नहीं। रिवीजन सेशन रखे, लिया ही नहीं, क्योंकि आता है। तो ये जो आता वाला एटीट्यूड है ना, ये इंसान को हमेशा जो है ना वो डुबाता है। सो कोशिश ये करिएगा कि जो भी क्लासेस हों, जिस भी टाइम हो, क्लासेस किसी भी कीमत के ऊपर मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास मिस हुई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस क्लास से मिस हो जाएगी। आ रही है बेटा बात समझ में? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें प्लीज़। एक रह जाए मतलब? नहीं, ओवरऑल होगा। देखो ये 3 पेपर्स हैं, एमसीक्यूज बेस्ड है। जनवरी आप इन तीनों ही क्लासेस अभी लोगे, एनरोल कराओगे तीनों के अंदर, ठीक है। तीनों ही क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर लोगे,
और जनवरी के अंदर ये तीनों पेपर्स आपने देने होंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 करके नहीं देंगे, तीनों एक साथ देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पीआरसी जो नवंबर बैच है उसमें 5 पेपर्स हैं, तो वो बच्चे जो नवंबर बैच में भी क्लासेस ले रहे हैं, आपके बाद मेरी उनके साथ क्लास है 4 से 6:30, तो वो बच्चे जो नवंबर बैच के अंदर क्लास ले रहे हैं वो सारे के सारे 500 के 500 पेपर नवंबर में देंगे एक साथ, ठीक है ना। हाँ, सब्जेक्ट वाइज कब होगा, जब कैफ के अंदर आओगे। कैफ में जब ग्रुप ए है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी में भी 4 सब्जेक्ट हैं। अब आपके अपने ऊपर है कि आप 2 लेना चाहते हो, 1 लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, ये आपके अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। पीआरसी तो चूंकि छोटे पेपर्स होते हैं ना, तो क्यूमुलेटिव बेसिस में बंदा तीनों ही दे या 5 पेपर दे जो नवंबर के अंदर दे रहे हैं, ठीक है ना जी। सर आपने 7000 स्टूडेंट्स पढ़ाए, इनमें से किसी का मेरिट है? देखो, जब मेरिट आने वाली कंडीशन शुरू हुई आईकेप की एजुकेशन स्कीम जो अभी चल रही है वो एजुकेशन स्कीम 2025 है, ठीक है। इससे पहले आईकेप ने 4 साल पहले अपनी एजुकेशन स्कीम चेंज करी थी जिसमें था एजुकेशन स्कीम 2021, ठीक है। मैंने कब पढ़ाना शुरू किया? 20 में। वो जब वो 1 साल पढ़ाया और बच्चे को उस लेवल तक तैयार करा कि अब उसका मेरिट सर्टिफिकेट आना शुरू करे, तो आईकेप ने एजुकेशन स्कीम 2021 लॉन्च कर दी जिसमें आईकेप ने पीआरसी लेवल से मेरिट सर्टिफिकेट ही हटा दिए, ठीक है। वरना अब तक तो लाइन लग चुकी होती है भाई। आप खुद पेपर देके आना, आप खुद बोलोगे यार सर मेरा मेरिट आएगा, आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार सर सारे सवाल सही करके आया हूं, मैं एक भी गलत नहीं किया। पीआरसी 1 की क्लासेस कब से शुरू होंगी भाई? पीआरसी 1 की क्लासेस मैं जिस दिन पीआरसी 2 नहीं रखूंगा उस दिन पीआरसी 1 रखूंगा। अकाउंटिंग 3 टीचर्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। एक मैं, एक सर अली अमानुल्लाह, एक सर हसन मारफानी, ठीक है ना। मेरे पास 40% सिलेबस है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक मेरे पास है, जिसमें से 1 2 3 चैप्टर में पढ़ा दूंगा। तो फिर सर अली अमानुल्लाह हमें ज्वाइन कर लेते हैं, सर हसन मारफानी हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर साइमल्टेनियसली वो लोग अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, मैं क्यूएम पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। फिर जब उनका एक स्पेसिफिक टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो उससे पहले मैं अपना चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करा देता हूँ ताकि बच्चे को वो सब उस टॉपिक के अंदर हेल्प आउट हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं डेली बेसिस के ऊपर एक दिन क्यूएम लगाऊंगा, एक दिन अकाउंटिंग लगाऊंगा, ताकि दोनों चीज़ें चलती रहें, ठीक है ना। अच्छा, फिर जैसे जैसे टॉपिक इंक्रीज होता रहेगा फिर हम इसको वीकली पे ले आएंगे, 1 वीक क्यूएम 1 वीक अकाउंटिंग, ठीक है ना। या 2 वीक क्यूएम 2 दिन अकाउंटिंग, 3 दिन क्यूएम 3 दिन अकाउंटिंग, इस तरीके से चलाते रहेंगे, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। कौन से लेवल्स? ये लेवल में जैसे कभी रेस्टोरेंट में आते हैं ना, वहाँ पे स्पाइस लेवल लिखा हुआ होता है, 1 मिर्च बनी हुई होती है, 2 मिर्च, 3 मिर्च, 4 मिर्च, तो उसको बोलो भाई स्पाइस लेवल 4 पे ले आना, 5 पे ले आना, 4 चम्मच मिर्च डाल देगा, 5 चम्मच, इस तरह से। तो डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है कि किस एक्सटेंड पे आईके पेपर में सवाल पूछता है और हमने प्रैक्टिस कहाँ तक ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आता है 4 लाइनों का, ऐसे समझ लो पेपर में सवाल आता है 4 लाइन्स का, हम कहाँ तक के सवाल पेपर प्रैक्टिस करेंगे? 8 लाइन्स वाले सवाल तक की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब 8 लाइनों वाला प्रैक्टिस कर लेंगे 4 लाइनों वाला तो ऐसे ही निपटा देंगे हम, ठीक है ना। ये है डिफिकल्टी लेवल, आपने नहीं करने, ठीक है ना। जिनको क्या बोलते हैं, गुनाह कबीरा बोलते हैं, ऐसा ही है ना कि भाई ये वो गुनाह है जिनकी माफ़ी तो बंदा उससे मोहतात रहता नहीं रहता? बोलो भाई रहता है यार, क्योंकि भाई ये काम किया तो फिर तो मैं इस्लाम से बाहर हो जाऊंगा ना, तो ये काम मैं नहीं करने, इस बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर रहना है, बचत रहती है इंसान की, ऐसा ही ना। अच्छा, तो रीजंस ऑफ फेलियर भी वो रीजंस हैं जो कि आपने नहीं करने, करे तो फिर सीए से बाहर हो जाएंगे और क्या करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर सीए के अंदर अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले बेटा ये सब अपने टॉप पेज के ऊपर लिखोगे ताकि जब भी आपका दिल करे कि यार आपकी पढ़ाई से जहन हट रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये खोल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे टॉप पेज के ऊपर अपने पास लिखना रीजंस ऑफ फेलियर, क्या लिखा है बेटा? व्हाट इज सिलेक्टिव स्टडी? क्या मतलब होता है सिलेक्टिव स्टडी का?
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए बस वही करके चला जाऊंगा भाई. देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, मैंने कहा था आई कैप की एक छोटी सी डेफिनेशन भी आई कैप के लिए इंपॉर्टेंट है. छोटी सी जो एग्जाम्पल देता है ना वो तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो पूरा सिलेबस आप लोगों ने पढ़ना है. हाँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं. ठीक है ना, वो हम भी उसी की तरह से चलेंगे, लेकिन कवर पूरा सिलेबस करेंगे. प्रैक्टिस जितनी हार्ड वाले टॉपिक के ऊपर करेंगे उतनी ही लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक के ऊपर भी करेंगे. ठीक है ना, प्रैक्टिस से जान नहीं छोड़ेंगे अपनी. तो सेलेक्टिव स्टडी अगर कोई बच्चा करता है तो फिर फेल होना उसका निश्चिंत है. ठीक है ना, मतलब कंफर्म है. ठीक है. अच्छा, फिर सेलेक्टिव स्टडी के बाद दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट. व्हाट इज मीन बाय इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट? मूवी? अच्छा, मूडी. हाँ भाई का मूड नहीं भाई. पैटर्न फॉलो न करना या मूडी का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से वो बंदा क्लास में आता है, अपनी मर्जी से क्लास में जाता है. कभी मूड होता है फिजिकल, कभी मूड है तो ऑनलाइन, कभी मूड नहीं है तो ना फिजिकल ना ऑनलाइन. तो फिर ऐसे बच्चे भी सीए नहीं करते. आप देखें अभी शक्लें पहचान लें कि कितने बच्चे आज हैं, कुछ गायब होंगे कल. तो इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट वो कोई और नहीं है, वो खुद है. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इनकंसिस्टेंट ना हो, डेली बेसिस के ऊपर क्लास लें, ईदर ऑनलाइन या फिजिकल. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है यार, एक चीज और है, हम अपने रिसोर्सेज का ना मिसयूज करते हैं. रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया है ना हमारे पास. आजकल सोशल मीडिया वो नहीं है जो कि इसको माइंड में रख के बनाया गया था. सोशल मीडिया किस लिए बनाया गया था कि आने वाली यंग जनरेशन्स को जो है वो कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं. ठीक है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें दिखाई जाएं, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. आजकल वो काम नहीं होता, उल्टा सीधे कोई ना कोई काम हो रहा होता है. ऐसा ही है ना. अच्छा, तो जो फॉर्मेट हमारे पास है कि ऑनलाइन का या रिकॉर्डेड का या फिजिकल क्लासेस का, तो उसमें ये क्यों बनाया गया ऑनलाइन? ऑनलाइन इस वक्त बनाया गया जब कोविड आया. कोविड से पहले तो सारी क्लासेस फिजिकल होती थी ना, टीचर बोर्ड पे लिख के पढ़ाता था, या हम बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाते थे और डायरेक्ट प्रोजेक्टर से हमारा सिस्टम कनेक्ट होता था. इसी तरीके से क्लासेस होती थी, सिर्फ ये ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था हिसाब के साथ. ठीक है ना. तो कहने का मकसद क्या है कि ऑनलाइन क्यों आया? ऑनलाइन इसलिए आया कि जब कोविड आया, फिजिकल क्लासेस सस्पेंड हो गई, तो उस केस में क्या हुआ कि बच्चे ने घर पे पढ़ना तो था ना, तो ऑनलाइन बनाया गया कि बच्चा घर से पढ़ ले. ठीक है. अच्छा, फिर रिकॉर्डेड किस लिए बनाया गया? रिकॉर्डेड इसलिए बनाया गया कि वो बच्चा जो कि क्या नहीं कर सकता, ऑनलाइन भी नहीं लिख सकता. भाई इंटरनेट ख़राब है, इंटरनेट सही नहीं चल रहा, या लाइट का इशू है, जिस टाइम के ऊपर क्लास होती है उस टाइम के ऊपर लाइट ही नहीं होती, तो कोई मसला नहीं भाई, आप पे रिकॉर्डेड देख लो. हमारा अलमिया ये है कि हम ना लीस्ट के ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. सबसे जो लीस्ट होता है ना पॉइंट, उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. हम मैक्सिमम जो है ना वो चीज़ को अचीव ही नहीं करते. मैक्सिमम चीज़ को अचीव करने का मतलब क्या है कि क्लासरूम की फील, क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक अलग होता है. जिस तरीके से आप मुझे सुन रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, इस तरीके से ऑनलाइन वाला सुन तो रहा है, लेकिन उसको वो क्लासरूम की फीलिंग नहीं आ रही. वो घर में बैठा हुआ कि घर की आवाज़ें भी आ रही हैं, इधर से भाई भी है भाग रहा है, अम्मा भी चिल्ला रही है, दही ला दो, फलाना कर दो, दिमाग कर दो, सारी इंजॉयमेंट हो रही है साथ साथ. आ रही है ना बात समझ में? अच्छा, थर्ड, लैक ऑफ नॉलेज. अब लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? भाई सवाल आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से. कहाँ सवाल आया? बच्चा आंसर लिखा रहा है चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से. फिर क्या बनेगा उसका? या ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, चेक कर लो. हाँ भाई, सवाल आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से, बच्चा चिपका के आंसर कहाँ से आ रहा है? चैप्टर नंबर 6 से. तो फिर क्या बनेगा? पास होगा फेल होगा? तो फेल होगा. उसको पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो कौन से चैप्टर से आ रहा है. आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा जी, फोर्थ के ऊपर लैक ऑफ प्रैक्टिस. मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लैक ऑफ प्रैक्टिस का. ठीक है ना. टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, जिस स्पीड से उसको सवाल सॉल्व करना चाहिए था उस स्पीड से सवाल सॉल्व नहीं कर रहा वो. ठीक है ना. अच्छा जी, फिर एक आती है
ड्राफ्टिंग। ये स्क्रीन आ रही जा रही है। अच्छा जी, तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? देखो, ड्राफ्टिंग उन पेपर्स के लिहाज से जो पेपर्स रिटर्न होते हैं, पहली बात तो ये समझना, मैं रीजन ऑफ फेलियर आपको पीआरसी के नहीं लिखवा रहा, पूरे सी के लिखवा रहा हूँ। भाई पूरे सी में ही हरकतें नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। अच्छा, तो ड्राफ्टिंग का इशू कब आता है? जब बच्चा थ्योरी वाले पेपर्स दे रहा होता है, बिजनेस लॉ दे, टैक्स का पेपर दे, ऑडिट का पेपर दे, ठीक है ना, एमएफए का पेपर दे, तो ये पेपर्स जब देगा तो उसमें क्योंकि थ्योरी होती है। अच्छा, अब थ्योरी के अंदर डायरेक्ट सवाल नहीं आते, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि बिजनेस लॉ में तो पढ़ाया जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में कोई भी वर्बल या डॉक्यूमेंट हो तो वो एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ये तो पढ़ा तो दिया, पेपर में ये थोड़ी आएगा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में तो ये आएगा भाई दो बंदों ने आपस में मोबाइल बेचने का फैसला कर लिया, पेमेंट भी ले ली, मोबाइल भी दे दिया, ठीक है ना। घर पे अब्बा ने मना कर दिया, बेटा मोबाइल क्यों बेचा, वापस लेके आ। अब सामने वाला बंदा मोबाइल नहीं वापस कर रहा, ऐसा होता है नहीं होता? अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कब होती है? अब अगर आपने ये लिख के अगर हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वही फेल, या ये कॉन्ट्रैक्ट है, वही फेल। भाई क्यों सर, मैं सही तो लिख के आ रहा हूं। नहीं, सही लिख के नहीं आया भाई, आपसे जजमेंट थोड़ी मांग रहा है, आपसे पहले लिंकेज मांग रहा है। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख के आओगे कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस 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 द पर्सन इज लायबल टू पे मोबाइल टू अदर पर्सन, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप अपने सिनेरियो को डेफिनेशन से मैच करके कंपेयर करके आंसर लिखोगे, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है इंटरमीडिएट वाले बच्चे ने, ये बात को याद रखना। सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट वाला बच्चा फेल होता है वो ड्राफ्टिंग के इशू की वजह से फेल होता है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेक्ट डायरेक्शन। अब भाई करेक्ट डायरेक्शन क्या है? करेक्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसकी सीक्वेंस फॉलो करो ना। देखो, एक टॉपिक लॉक कब होगा बेटा? एक टॉपिक लॉक तब होगा जब टॉपिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, असाइनमेंट दो, क्विज दो, टॉपिक लॉक हो गया। असाइनमेंट नहीं करोगे, क्विजेज नहीं दोगे तो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर वो बाकी है वहीं का वहीं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी आप चीज पढ़ो तो उसमें याद रखें प्रैक्टिस, असाइनमेंट और क्विजेस, ये एक टॉपिक को कंप्लीट बनाती है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई क्लासेस कंप्लीट हो गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अबे भाई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं है, जब असाइनमेंट हो जाएंगे, क्विज हो जाएंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट समझ आएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट डायरेक्शन में आप लोगों ने ये चीज को फॉलो करना है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर एक चीज और, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे? डेफिनेशन जो किताब में लिखी होगी वो वही डेफिनेशन होगी, क्या है उसके अलावा और क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेशन का मतलब सिर्फ वो डेफिनेशन नहीं जो कि बुक में लिखी हुई है, इस बात को समझिएगा। डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है वो आधी है। डेफिनेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब आपको उस डेफिनेशन के बेनिफिट्स पता हो, एडवांटेजेस पता हो, ठीक है, डिसएडवांटेजेस पता हो, उस डेफिनेशन की इंक्लूजन्स पता हो, उस डेफिनेशन की एक्सक्लूजन्स पता हो। क्या क्या चीजें पता हो? एडवांटेजेस बोलो, डिसएडवांटेजेस, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन, कि इस डेफिनेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती। जैसे मैंने कल बोला था कि तमाम गाड़ियां सिग्नल रेड होने पे रुकेंगी, ये लॉ है या नहीं है? भाई सुना था नहीं सुना था ओरिएंटेशन? आप दोनों नहीं थे ओरिएंटेशन में? ख्याल में थे, आखिर में आए थे, मैंने आखिर में ही समझाई थी बात ये, नहीं तो मैंने क्या कहा था कि तमाम गाड़ियां सिग्नल लाल होने पे, भाई डेफिनेशन में लिखा हुआ ये बात, या तमाम गाड़ियां सिग्नल लाल होने पे रुकेंगे, बच्चे ने याद कर लिया, खत्म हो गई बात। अरे भाई ये डेफिनेशन नहीं है। क्यों? इसमें कुछ इंक्लूजन्स भी हैं। इंक्लूजन का मतलब क्या है? कौन कौन सी गाड़ियां जो कि रुकेंगी,
बाइक रुकेगी, कार रुकेगी, बस टैक्सी सब रुकेंगी, ठीक है ना। अब इसकी एक्सक्लूजन्स भी हैं, क्या? एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं रुकेगी, पुलिस की गाड़ी है नहीं रुकेगी। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो डेफिनेशन कंप्लीट कब होगी? जब आपको उसकी इंक्लूजन पता हो कि डेफिनेशन अप्लाई किस किस के ऊपर हो रही है और डेफिनेशन किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तब जाके एक डेफिनेशन को कंप्लीट माना जाएगा। थ्योरी के अंदर बच्चा सिर्फ बुक को फॉलो करता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर फोकस नहीं करता। आईकेप को ये बात पता है कि बच्चा यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ फोकस नहीं कर रहा, फिर सवाल वहीं से देता है। आईकेप हमारी साइकोलॉजी को समझता है, उसको पता है ये जो 20 साल का बच्चा बैठा ना किस लेवल तक सोच रहा है, ठीक है ना, उसको वहीं टूच करता है, क्योंकि उसको पता है बच्चा ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा, किसी ने बताया नहीं होगा। तो इस चीज को कंसिडर लाजमी करिएगा। एक डेफिनेशन कब कंप्लीट होगी बेटा? एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, इंक्लूजन्स बताओ, एक्सक्लूजन्स बताओ। आ रही है बात में? 4 चीजें पता होंगी तो डेफिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट। आ रही है मेरी बात में? बुक में लिखी हुई है ठीक है, बुक में नहीं लिखी हुई इंटरनेट से निकालो, इंटरनेट से नहीं फाइंड हो पा रहा टीचर को बोलो उसे निकाल के दे, आप खुद बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ज़रा फोकस आप लोगों ने रखना है लाजमी। आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? मैथमेटिक्स वाली ग्रेड है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट। फेवरेट मेरा नहीं, मेरा तो है ही, आईकेप का भी देखा सरा। अब भाई आईकेप का भी बहुत फेवरेट एरिया है, ठीक है। और फेवरेट इस लिहाज से मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चे की मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत का मतलब ये इधर इधर चैप्टर वाइज, तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स उसकी पहली मोहब्बत होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि हर पेपर में आपको चंक्स में नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा कॉस्टिंग में भी पड़ा हुआ है, जब आप कॉस्टिंग का पेपर दोगे, FAR1 का पेपर दोगे उसके अंदर भी है, FAR2 का टॉपिक है, FAR2 के अंदर भी है, जब फाइनल में चले जाओगे FFR उसके अंदर भी पड़ेगा, BFD के अंदर भी आएगा। तो ये सारी जगहों के ऊपर कुछ ना कुछ इसका एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज द मोस्ट टेक्निकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेवरेट एरिया है, ठीक है ना। हम करने को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम करने को प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें बाकी बेसिक्स भी स्टैट्स में कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सो मैं बोलता हूँ या तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, या तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, या तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बताओ, सोचो कौन सा स्टार्ट करें? 5 स्टार्ट करें, पक्की बात है। लेकिन क्लास के बीच में छुट्टी नहीं मारनी है, क्योंकि अगर छुट्टी मारी गई तो ये देखो ये 5 और 6 ना चैप्टर्स साथ साथ हैं, ठीक है ना। अगर एक भी छुट्टी करी तो उसके आगे वाली सारी क्लासेस की लाइन और लेंथ खराब हो जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये जो का बोला पता नहीं क्या हो रहा था, मैं तो एक ही दिन की क्लास छोड़ी थी, ठीक है। सो फिर एक काम करते हैं कि हम कल से इंशाअल्लाह ताला फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बोलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छुट्टी तो नहीं करेंगे ना आप लोग, पक्की बात है? चलो ओके, बस इंशाअल्लाह ताला फिर कल मुलाकात करते हैं। कल भी हमारी क्लास जो है वो 3 to 4:30 होगी। आज तो 4 तक थी ना, तो कल क्लास हम रखेंगे 3 से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है। चलो अल्लाह हाफ़िज़, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़।